चलो स्टूडेंट, गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 10 का सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, केमिस्ट्री सॉल्यूशन। ठीक है, आओ केमिस्ट्री सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 तक हम लोगों ने किया था, 46 से 52 तक। अब उसके आगे 53 का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, 53 का। चलो क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 इसमें कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड COOH, फिर उसके बाद दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड COOH, और फिर दिया हुआ है CH3 CH2, और फिर आपने कहा था COOH। ये फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये कह रहा है इसका एसिडिटी ऑर्डर बता दो। एसिडिटी ऑर्डर आपको निकालना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी एसिड की एसिडिटी ऑर्डर मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बताना, और एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस बना लो। कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, और नहीं तो आपको पता है जब EWG लगते हैं, EWG ये -I हो सकता है, -H हो सकता है, -R हो सकता है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर EDG लग जाते हैं, EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए कौन कौन, +I लग जाए, +H लग जाए, +R लग जाए। अच्छा, इसको +M भी बोलते हो आप, -M भी बोलते हो। ठीक है, तो ये सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहीं होगा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कोई बढ़ाने वाला होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी घटाने वाला होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। आओ क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं कैसा ग्रुप लगा हुआ है। अगर आप देखें ये आपका पूरा का पूरा सब्सटेंस है जो एसिडिक नेचर शो कर रहा है। ये एसिडिक नेचर, ये एसिडिक नेचर, ये यहाँ से H+ निकालो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो। अब ज़रा देखो इसकी ये पूरी यूनिट तो सेम है, ये पूरी यूनिट सेम है, डिफरेंस कहाँ है, इस यूनिट में डिफरेंस है, इस यूनिट में डिफरेंस है, और आप कह सकते हो इस यूनिट में डिफरेंस है। सेकेंड स्ट्रक्चर में H, ये ठीक है। तो ज़रा देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, Sp है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन Sp है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन Sp2 है, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आप देख रहे हैं Sp3 है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और -I पावर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी -I पावर किसका होगा, Sp का ज़्यादा होगा, फिर Sp2 का ज़्यादा होगा, फिर Sp3 का होगा। ये जिसका ज़्यादा -I पावर, जिसका ज़्यादा -I पावर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद इसकी, फिर उसके बाद इसकी। अगर ऑर्डर आपसे चेक किया जाए तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देख लो इसमें 3 ऑप्शन थे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहाँ ज़्यादा पावरफुल होगा वहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। करेक्शन चेक कर लो, कोई तो नहीं है, करेक्शन कोई नहीं है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर था आपका ये 53। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप देख लो 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में वो कह रहा है डिक्रीजिंग -I इफेक्ट ऑफ गिवन ग्रुप, -I इफेक्ट पूछ रहा है। एक है CN
और एक है NO2 और एक है NH2 और एक है फ्लोरीन। ये तो आपको पता है NO2 हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I पावर बहुत ज़्यादा होता है इसका, तो सबसे ज़्यादा तो NO2 होगा। और फिर उसके बाद CN पे ट्रिपल बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी CN। फिर उसके बाद देख लो आप फ्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है फ्लोरीन। और फिर आप कहोगे NH2 माइनस तो +I ग्रुप होता है, तो सबसे ज़्यादा NO2 CN F और NH2, मतलब 54 का सबसे ज़्यादा सेकंड होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट होगा, सेकंड फर्स्ट, और फिर उसके बाद फोर्थ, फिर उसके बाद थर्ड, मतलब डी वाला ऑप्शन सबसे सही होगा। डी वाला ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, इसका कोई करेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन आपका सही है डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट कर लो क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर है NH3 और फिर है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और फिर है CH3OH। तो अगर पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो आपको पता है अल्कोहल इन सब से ज़्यादा एसिडिक होते हैं, अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। इवन CH3OH वाटर से भी ज़्यादा एसिडिक होता है, CH3OH वाटर से भी ज़्यादा एसिडिक होता है, जबकि अदर अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक होते हैं, C2H5OH, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन किससे निकालना है? ऑक्सीजन से निकालना है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा, और जितना ज़्यादा सॉल्यूशन में H+ आयन आएगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें होगा कौन सा? आपका डी वाला, 55 का डी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है? 56 में एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपके पास टेस्ट सीरीज का पेपर होगा, उसमें आप चेक कर लो। 56 में कह रहा है कि ज्योमेट्री अराउंड हाउ मेनी कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रल इन द गिवन स्ट्रक्चर। तो गिवन स्ट्रक्चर क्या है ज़रा देख लो आप। ये यमीन, ये S डबल बॉन्ड O, और फिर उसके बाद इससे लगा है N रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग है, और इससे लगा हुआ है NH, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड, और ये फिर आपका इसी से लगी हुई है रिंग। ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है, ये और ये, और फिर ये, और फिर यहाँ लगा हुआ है OMe, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल पूछ रहा है। टेट्राहेड्रल तो यहाँ CH3 होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये टेट्राहेड्रल होगा। यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये भी टेट्राहेड्रल होगा। और ज़रा देखो कहीं, और यहाँ OMe है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा, और आप कहोगे यहाँ पर भी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। तो आप पा सकते हो 56 में A में 4 2 3, तीसरा जो होगा उसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, 3 होंगे, मतलब C ऑप्शन करेक्ट है इसका। आप देख लो, यमी के पास क्या होगा? ये होगा Me, यही होता है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 पाएंगे आप। जहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है जनरली वहाँ आप देखते ही हैं टेट्राहेड्रल होता है। अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है, लोन पेयर वगैरह नहीं है, तो लोन पेयर हो जाता है तो कभी कभी वी शेप हो जाता है, कभी कभी पिरामिडल हो जाता है, शेप की बात किया जाए तो। लेकिन अगर आपसे कह रहा है
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो जहाँ जहाँ sp3 होगा वहाँ वहाँ ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगा विदाउट एनी चेंज। ठीक है, तो आप कहोगे 56 का क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर नंबर सी सही है। नेक्स्ट आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कह रहा है, चेक कर लो। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ये है और यहाँ पर लगा हुआ है N, इससे H है। ये दूसरा स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है NH, ये है और एक स्ट्रक्चर ये भी है। N यहाँ है और ये आपका है डबल बॉन्ड, ये आपका है डबल बॉन्ड और फिर एक स्ट्रक्चर ये है, ये ऑक्सीजन NH, ये है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड ये N। अब कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्जुगेट H+ निकालो और H+ निकालने के बाद उसका जो कॉन्जुगेट एसिड आ रहा है उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो। जिसका कॉन्जुगेट एसिड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। या आप ये भी कह सकते हो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस I ग्रुप प्लस R ग्रुप प्लस H ग्रुप और लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। जो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा बेसिक होंगे ना। अब यहाँ चेक कर लो आप, पहले वाले स्ट्रक्चर में ये लोन पेयर होगा इसके पास और ये लोन पेयर किसी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब ये लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। इसकी बात करो, ये लोन पेयर इधर से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये रेजोनेंस में पार्टी कर रहा है और जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टी कर रहा है वो तो डोनेट हो नहीं पाएगा, वो प्रोटॉन के साथ रिएक्शन कर नहीं पाएगा। यहाँ पर ज़रा देखो, ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में पार्टी कर रहा है और ये लोन पेयर भी इसके साथ रेजोनेंस में पार्टी कर रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस सबसे ज़्यादा कौन सा हो सकता है? ए वाला हो सकता है ना। अगर कोई आप चेक कर लो, यहाँ पर लोकलाइज्ड है, ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये इसके साथ डीलोकलाइज्ड है और ये इसके साथ डीलोकलाइज्ड है। तो आप कह सकते हो कि सबसे लोकलाइज्ड यही है। अगर H+ को छोड़ दिया जाए तो इसका लोन पेयर इसके साथ बहुत आसानी से प्रोटोनेशन कर लेगा और जो लोन पेयर जितना जल्दी प्रोटोनेशन में इन्वॉल्व होता है वो उतना ज़्यादा बेसिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका ए आंसर, 57 का आपका ए आंसर, कोई करेक्शन नहीं है इसमें, कोई करेक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख चुके होंगे। तो टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल होगा वही डोनेट करेगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58 देख लो आप। 58 में कह रहा है बेस स्ट्रेंथ पूछ रहा है। बेस स्ट्रेंथ ये NH और फिर ये H, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये O
NH और फिर ये है OH, लोन पेयर होगा, ये कॉन्जुगेशन में होगा। ये है ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर ये है आपका फोर्थ। फोर्थ वाला देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 58 में ये वाला यूनिट नहीं रहेगा। ये पिरिडीन है तो पिरिडीन वाली ये यूनिट नहीं रहेगी। ये करेक्शन था। अब आप चेक कर लो इसमें। चलो अब यहाँ पर लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। यहाँ पर भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है। ये भी लोन पेयर लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है। और ये लोन पेयर यहाँ है, कहीं डिलोकलाइजेशन तो नहीं है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, एक तरह से इफेक्ट तो पड़ेगा ही इसका। और यहाँ लोन पेयर एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक होते हैं। तो सबसे कम तो ये होगा, सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, ये देखो, ये भी लोकलाइज्ड, ये भी लोकलाइज्ड, ये भी लोकलाइज्ड। अब यहाँ पर आप देखो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। अब चेक करो ज़रा भाई, ये भी sp3, ये भी sp3, लेकिन यहाँ पर इस लोन पेयर पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ इफेक्ट पड़ेगा तो ये उतना आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा, उतना आसानी से ये डोनेट नहीं कर पाएगा। जबकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो सबसे ज़्यादा तो फर्स्ट होगा। फिर उसके बाद आप देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो sp3 हाइब्रिडाइज और sp2 में इसका यस करेक्टर ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो लोन पेयर को डोनेट नहीं होने देगा, जबकि ये रिस्पेक्टिव टू दिस ये जल्दी से डोनेट कर सकता है। तो आप कह सकते हो फर्स्ट के बाद आप थर्ड कहोगे और थर्ड के बाद आप सेकंड कहोगे। और ये तो एरोमेटिसिटी में घूम रहा है ना, सबसे कम प्रोटोनेशन इसका हो सकता है लोन पेयर। करेक्शन आप चेक कर लिए हो ना, सबसे ज़्यादा आपका होगा फर्स्ट, फिर उसके बाद आपका होगा थर्ड, फिर उसके बाद होगा सेकंड, फिर उसके बाद होगा फोर्थ। ये आप करेक्शन देख सकते हो। यहाँ पर H लगा हुआ था वो नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लोकलाइज्ड है, यहाँ पर भी लोकलाइज्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, यहाँ sp3 हो गया। और अच्छा, इन दोनों में कंपेयर करने की बात क्या आई, ऑक्सीजन लगा हुआ है और जब ऑक्सीजन लगा हुआ है तो उसकी कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन आपका सही होगा। 58 का ऑप्शन नंबर सबसे ज़्यादा फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ, मतलब डी ऑप्शन। ये आप चेक कर सकते हैं। बेसिसिटी बहुत डिटेल में आपको डिस्कस किया गया है जीओसी फर्स्ट में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 में देख लो, कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एमंग द फॉलोइंग। फिर से बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है। ये एनिलीन है, ये एनिलीन में आप जानते ही हैं रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, ये रेजोनेंस में पार्टी कर रहा है। फिर उसके बाद ये है एन, ये नाइट्रोजन, ये लोकलाइज्ड है, पिरिडीन वाला सिस्टम है इसका, लोकलाइज्ड है ये। और फिर उसके बाद ये है ये H, इसका लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में भाग लेगा। ज़रा देख लो आप, ये अगर मैं इसको अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखा दूं तो आपको दिख जाएगा, ये इधर पार्टिसिपेट कर जाएगा, रेजोनेंस में है ये, मतलब डीलोकलाइज्ड है। और फिर उसके बाद चौथा है
कुछ ये, चौथा है ये NH, ये है ये पार्टिसिपेट। अब यहाँ का लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये क्या है, लोकलाइज्ड है। क्या पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये डिलोकलाइज्ड है, कम होगा, ये लोकलाइज्ड है, और लोकलाइज्ड होने के साथ ये पिरिडीन है तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ये डिलोकलाइज्ड है और ये लोकलाइज्ड है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या, हाइब्रिडाइजेशन आप कहोगे sp3। अब चेक कर लो आप, ये sp2 वाला है, यहाँ s करेक्टर कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा है। अगर प्रोटॉन छोड़ दिया जाए इसके लिए और प्रोटॉन छोड़ दिया जाए इसके लिए, तो आप कहोगे ये लोन पेयर धीरे धीरे आएगा इसके पास, जबकि ये धड़ाक से आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो मतलब इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा, डी वाला होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज डी। 59 का क्वेश्चन नंबर डी। करेक्शन आप देखते हुए चलिए, 59 का डी। ठीक है, 59 का चेक कर लो आप, 59 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जरा देखो क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 60, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोन पेयर इंडिकेटेड इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। कौन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये पिरिडीन सिस्टम है, और आपको पता है पिरिडीन का लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये पैरेलल p ऑर्बिटल में नहीं होता है, तो ये लोकलाइज्ड होता है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। और फिर उसके बाद पायरॉल है, आप जानते ही हैं इसका लोन पेयर रेजोनेंस में अच्छे से पार्टी कर रहा है, और ये N डबल बॉन्ड, और फिर ये H, और ये। तो ज़रा देख लो आप, ये लोन पेयर भी लोकलाइज्ड है, मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये भी लोकलाइज्ड है, कॉन्जुगेशन है नहीं, और ये रेजोनेंस में पार्टी कर रहा है, ये भी नहीं करेगा, मतलब बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। बी वाले ऑप्शन में अगर आप देखो तो यही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। आप तो ये भी कहते हो ये एरोमेटिक है, और एरोमेटिक होने की शर्त आपको पता है कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होना चाहिए, लगातार उसमें कॉन्जुगेशन होना ही चाहिए। ठीक है, ज़रा देख लो आप। तो 60 का बी सही है, 60 क्वेश्चन नंबर 60 का बी सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में कुछ करेक्शन था, कह रहा है एमंग द गिवन सेट्स विच रिप्रेजेंट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर सेम होना चाहिए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर सेम होना चाहिए, एटम का डिलोकलाइजेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी एटम की वैलेंसी उसके नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितना वो वैलेंसी शो कर सकता है उतनी ही वैलेंसी शो करे। जैसे कार्बन अगर टेट्रावैलेंट होता है तो किसी भी स्ट्रक्चर में वो पेंटावैलेंट नहीं हो सकता। नाइट्रोजन मैक्सिमम वैलेंसी 4 शो करता है तो मैक्सिमम 4 शो कर सकता है, लेकिन वो कभी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, पेंटावैलेंट नहीं हो सकता। तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग चेक कर सकते हैं कि कौन किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कौन किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो आप इस ऑप्शन में अगर आप चेक करें, देखें करेक्शन था इसमें ना, आप ज़रा देखो इसमें कुछ करेक्शन भी था 61 में। तो 61 में करेक्शन क्या था उसको चेक कर लो।
पहले वाले में आपको लोन पेयर दिख रहा था, पहले वाले में लोन पेयर दिख रहा था H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C और H सिंगल बॉन्ड C NO लोन पेयर। और B वाले में ज़रा देखो, B वाले में ये था HCNO, HCON और फिर HONC। ए वाले में जो करेक्शन था वो ये था, ए वाले में HC डबल बॉन्ड N, HC डबल बॉन्ड N और यहाँ था पॉजिटिव और फिर सिंगल बॉन्ड O लोन पेयर और ये नेगेटिव, ऐसे था। एंड दूसरा स्ट्रक्चर था HO, HOC, ट्रिपल बॉन्ड N और ये था। ज़रा देखो यहाँ पर था लोन पेयर। अब इन दोनों का स्ट्रक्चर ज़रा चेक कर लो आप, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं? तो यहाँ क्या बताए थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेम होने चाहिए, एटम का डिलोकलाइजेशन नहीं होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर का डिलोकलाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, एटम या न्यूक्लियस कभी इधर उधर नहीं सेट होता। तो ज़रा देखो यहाँ H और C है, यहाँ H और O है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन घूम करके ऑक्सीजन से लग गया। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो ही नहीं सकता, पहला नहीं है। दूसरे में क्या है, दूसरे में देख लो आप, दूसरे में दे रहा है HO पॉजिटिव लोन पेयर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और N के साथ दिया है नेगेटिव और लोन पेयर एंड HO और लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर होना चाहिए और फिर C ट्रिपल बॉन्ड N होना चाहिए। ज़रा चेक करो, H ऑक्सीजन से लगा है, H ऑक्सीजन से लगा है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, बॉन्ड पेयर सेम है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल बॉन्ड पेयर सेम है, लोन पेयर 1 2 3, लोन पेयर 1 2 3, सही है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक दूसरे का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तीसरे वाले में क्या था, तीसरे वाले में चेक कर लो, HC ट्रिपल बॉन्ड N, HC ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव और O नेगेटिव, ये लोन पेयर और फिर H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और N लोन पेयर। यहाँ चेक करो ज़रा, यहाँ हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, लेकिन जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया उसमें हाइड्रोजन कार्बन से तो जुड़ा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा था, यहाँ नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ गया, मतलब एटम का डिलोकलाइजेशन हो गया। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी एटम का डिलोकलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। डी वाले में क्या है, HO लोन पेयर, C ट्रिपल बॉन्ड N और एंड HN लोन पेयर डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O लोन पेयर। चेक कर लो ज़रा, क्या है, HO से लगा हुआ है, अब यहाँ H नाइट्रोजन से लगा हुआ है, मतलब हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के नाइट्रोजन के पास आ गया और एटम का डिलोकलाइजेशन कभी होता नहीं है, तो ये भी गलत है। आपका आंसर बी वाला सही होगा। इसका करेक्शन आप चेक कर लेना, करेक्शन आपका यही था ना, करेक्शन में लोन पेयर जहाँ नहीं था वहाँ लोन पेयर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका बी सही है। पूछा था गिवन सेट द रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यही दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं और सब में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है। तो 61 का आपका बी सही है। ठीक है, 62 देख लो आप, 62 देख लो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पैरा अमीनो बेंजल्डिहाइड।
पैरा एमिनो बेंजल्डिहाइड, पैरा एमिनो, ये NH2 लग गया और बेंजल्डिहाइड ये। अब आप चेक कर लो ज़रा। अब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर NH2 प्लस कर दिया है, मतलब प्रोटोनेशन करा दिया इसका। प्रोटोनेशन यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर इसके साथ मोहब्बत करेगा और जब इसके साथ मोहब्बत कर जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा, सॉरी, ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा कुछ ऐसे, ये CHO है और ये बन जाएगा लोन पेयर। अगर इसका डोनेट करा दिया जाएगा तो लोन पेयर अगर डोनेट कर दिया जाएगा तो ये H+ के साथ रिएक्शन नहीं दिखा रहा, वो सीधे लोन पेयर डोनेट कर दे रहा है। तो लोन पेयर डोनेट कर देगा तो क्या हो जाएगा भैया, NH2+ हो जाएगा। अब NH2+ हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड है और रेजोनेंस होगा ही होगा। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना बना के देख सकते हो। अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ये चेक कर लो आप, क्या बनेगा, CO-H, और यहाँ ज़रा देखो ये इधर आ जाएगा और जब ये इधर आ जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव, निगेटिव के साथ दिखा रहा है, ये निगेटिव के साथ दिखा रहा है। तो आप लोन पेयर को अंदर डोनेट करा दो, लोन पेयर को अंदर, रेजोनेंस इसमें लोन पेयर में पार्टिसिपेट करवा रहा है ये NH2, क्योंकि पॉजिटिव के साथ दिख नहीं रहा है लोन पेयर, ये और ये CHO, ये लोन पेयर गया, ये लोन पेयर अंदर जाएगा तो ये इधर आएगा, चेक कर लो आप, ये NH2+ हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये C डबल बॉन्ड OH, देख लो ज़रा। अब फिर नेगेटिव का पाई के साथ कॉन्जुगेशन, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये COH, ये नेगेटिव और ये आपका डबल बॉन्ड, ये आपका डबल बॉन्ड NH2+ और ये आपका रिंग। अब ज़रा देखो, अब ये निगेटिव इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये CO- और H और फिर ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, NH2+, देख लो आप, ये स्ट्रक्चर बन सकते हैं। और फिर ये इधर आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अब देख लो आप स्ट्रक्चर कौन सा, ये वाला सही है स्ट्रक्चर, ठीक है, B वाला भी सही होगा, B वाला भाई यहाँ पर निगेटिव आ सकता है तो यहाँ पर भी निगेटिव आ सकता है, हम इधर से दिखाएंगे तो यहाँ पर भी निगेटिव आ सकता है। और फिर C वाला ज़रा देखो, C वाला यहाँ निगेटिव है तो वो भी सही है। और फिर D वाले में देखो ज़रा, A वाले में ज़रा देखो, A वाले में जो ये वाला स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर NH2+, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और फिर यहाँ नेगेटिव दिखा रहा है और फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये H और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर कैसे वैलिड है, नाइट्रोजन पेंटावैलेंट नहीं होता है या कार्बन पेंटावैलेंट कैसे हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये वाला स्ट्रक्चर इसका वैलिड नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आप चेक करेंगे, आप ऑप्शन नंबर C चेक करेंगे, A चेक करेंगे, A, ऑप्शन नंबर A सही है। ये इन सभी स्ट्रक्चर्स का कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ N ये है, ये है, ये है,
कहीं पर भी कार्बन के साथ 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनने के चांस नहीं है। तो आप कहोगे 62 का ए, नॉट वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉट वैलिड, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। चलो नेक्स्ट देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 चेक कर लो। 63 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ ऑल द इफेक्ट्स, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक एंड बेकर एंड नाथन इफेक्ट। तो C2H5Cl है। C2H5Cl को क्या लिख सकते हो, CH3CH2Cl। तो ये पार्शियली निगेटिव है और पार्शियली निगेटिव है, इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, तो इसमें आप सिर्फ कह सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा, आई इफेक्ट काम करेगा। डिफरेंस है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। दूसरे में ज़रा देखो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ ज़रा देखो पाई बॉन्ड है, सिग्मा के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन ही होता है बेकर और नाथन इफेक्ट। बेकर नाथन इफेक्ट इसी को कहते हैं, कभी कभी सब लोग बेकार नाथन इफेक्ट कहते हैं। चलो इसमें इंडक्टिव का रोल आपको नहीं मिल पाएगा उतना ना। चलो सी में देखो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ ज़रा देखो, यहाँ पाई सिंगल पाई, तो यहाँ रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन है, जिसको मेसोमेरिक कह सकते हो आप। और डी वाले में आप देख लो ज़रा, डी वाले में क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और फिर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पाई सिंगल बॉन्ड पाई मेसोमेरिक इफेक्ट है, मेसोमेरिक है। और ये sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेकर और नाथन भी है, बेकर नाथन भी है। और अगर जब ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर से प्लस आई भी लग रहा है, तो इंडक्टिव भी है। तो आप कह सकते हो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका डी आंसर सही होगा, 63 का D1 करेक्ट होगा। अब चेक कर लीजिए करेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 क्लास में मैंने करेक्शन करवाया था, लेकिन फिर भी आपको चेक कर लेना चाहिए। नेक्स्ट 64, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल शो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम होगा वहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट आपके पास है। पहला डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर ये, तो ये sp2, ये sp2 है, ये sp2 है, इसके बगल लगा वाला sp3 अल्फा हाइड्रोजन 3, sp3 अल्फा हाइड्रोजन 3, sp3 अल्फा हाइड्रोजन 2, sp3 अल्फा हाइड्रोजन 2, टोटल अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 2, अल्फा हाइड्रोजन टोटल यहाँ 10 है। चलो बी वाले में देख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ sp2 है, जिसको नहीं आता है उसके लिए sp2 अल्फा हाइड्रोजन 3, अल्फा हाइड्रोजन 3, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 6 है। और सी वाले में करेक्शन था थोड़ा सा, ज़रा चेक कर लो, CH3 C डबल बॉन्ड H और फिर
CCH3 और CH3, यहाँ पर 3 3 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन 9 होंगे ना। यहाँ सिंगल बॉन्ड नहीं था, इसको डबल बॉन्ड होना चाहिए, करेक्शन है इसमें। और फिर डी वाले में देख लो आप, डी वाले स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो CH3 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 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और फिर सिंगल बॉन्ड CH3 और फिर CH3 और फिर CH3, ये तो ये sp2, ये भी sp2। अल्फ़ा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है नहीं, अल्फ़ा हाइड्रोजन इधर से भी ज़ीरो, इधर से भी ज़ीरो, अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़ीरो। तो आप क्या पूछा था इसमें? इसमें कह रहा था मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म, तो मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म पहले में सही होगा। 64 का आप कह सकते हो, ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। 65 में देख लो ज़रा, 65 में कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH3 डबल बॉन्ड C और CH3 और CH3 ये, और फिर सिंगल CH3 और फिर डबल बॉन्ड CH2, ये R है बॉन्ड लेंथ, ये P है और ये Q है। क्या पूछ रहा है? कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ C डबल बॉन्ड C। तो आपको मैंने सिखाया था कि रेजोनेंस हो या हाइपर कॉन्जुगेशन हो, अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। ऐसा ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी है, अगर ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल में कन्वर्ट होगा तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। और बॉन्ड लेंथ को बढ़ाने या घटाने के दो फैक्टर हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट जिसको रेजोनेंस के नाम से हम कह सकते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन। जहाँ पर जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा वहाँ पर डबल बॉन्ड उतना ज़्यादा देर तक सिंगल बॉन्ड में रहेगा, मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट रहेगा, या डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, इस बेसिस पर आप आंसर डिफाइन कर सकते हो। चेक करो ज़रा, यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं इसको लेकर के, यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर एक अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर चेक करो इस डबल बॉन्ड को लेकर के, यहाँ sp2 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ 3 है और एक यहाँ से है, ये sp2 है इससे लगा हुआ है 4, और यहाँ ज़रा देखो 3 3 और 3 और इधर से 1 होगा, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ 3 3 6 3 9 और 1 10। मतलब ये जो डबल बॉन्ड है ये 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन के कारण किस में कन्वर्ट होगा, ये 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन के कारण सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। अगर ये सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा देर तक रहेगा तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है ना, बोलो। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के कारण ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा, 4 ही हाइड्रोजन इसको सिंगल बॉन्ड में बना के रखेंगे, जबकि यहाँ पर 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन इसको सिंगल बॉन्ड में बना के रखेंगे। तो सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा बना के रखेंगे तो सिंगल बॉन्ड का एग्जिस्टेंस ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर ज़्यादा होगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर कम होगा और यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर बहुत कम होगा, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर उससे कम, और यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर सबसे कम। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ क्या होगी ज़रा बताओ।
यहाँ पर बॉन्ड लेंथ, यहाँ सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा, तो अगर पूछा जाए बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड इसकी ज़्यादा है, सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा रहेगा, तो P का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा ना। और यहाँ फिर उसके बाद Q का होगा, फिर उसके बाद R का होगा। यहाँ आप कह सकते हो एक ही अल्फ़ा हाइड्रोजन के कारण इसमें सिंगल बॉन्ड का करैक्टर आएगा, मतलब ज़्यादा करैक्टर डबल बॉन्ड का होगा, और डबल बॉन्ड का करैक्टर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ लेस होगी। जबकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का करैक्टर ज़्यादा होगा, मैक्सिमम सिंगल बॉन्ड करैक्टर, और सिंगल बॉन्ड का करैक्टर ज़्यादा होगा तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये मिडिल में आ रहा है। यहाँ 4 हाइड्रोजन इसको सिंगल बॉन्ड में रखेंगे, यहाँ 10 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में रखेंगे, यहाँ 1 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में रखेंगे, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ ज़्यादा देर तक रहेगा, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया है PQR, PQR, इसका करेक्शन देख लो, कोई है तो नहीं, इसमें कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप कह सकते हो 65 का कौन सा सही है, 65 का A सही है, 65 का A सही है, 65 का A। ये कॉन्सेप्ट आप देख लेना, अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन में है या रेजोनेंस में है और ये कन्वर्ट हो रहे हैं सिंगल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी हो सकता है, रेजोनेंस से भी हो सकता है। अब कहाँ ज़्यादा होगा, जहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा कन्वर्ट कर देगा। तो 65 का आंसर नंबर, 65 का आंसर नंबर आप कह सकते हो A। फिर 66 देख लो आप, 66 में क्या कह रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस। पहला स्ट्रक्चर तो बेंजीन रिंग ही है, खतरनाक रेजोनेंस। दूसरा स्ट्रक्चर आपका ये है, ये सॉरी 5 मेंबर रिंग है आपकी, ये तो एरोमेटिक है, रेजोनेंस सही है, अच्छा खासा रेजोनेंस है, बेहतरीन रेजोनेंस के साथ खेल रहा है। और फिर ये पिरिडीन है, ये भी रेजोनेंस में है, एरोमेटिक होता है। और फिर ये स्ट्रक्चर, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, तो यहीं रेजोनेंस ब्रेक कर रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। तो आप कहोगे विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यही लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। 66 का D सही है। सिक्सटी 67 देख लो, 67 में कह रहा है विच वन एमंग द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट में क्या है, नॉट करेक्ट में आपसे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डीलोकलाइजेशन ऑफ एटम नहीं होना चाहिए, कोई अपने नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। सभी स्ट्रक्चर लगभग सही दिख रहे हैं। ए स्ट्रक्चर ज़रा चेक कर लो, ए पॉजिटिव, एन डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और फिर ये O माइनस। अब जो सारे स्ट्रक्चर को अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे ये प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये बहुत अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो आप कहोगे 67 में A सही होगा। बी में आप देखो पॉजिटिव निगेटिव पास पास है, नाइट्रोजन पर निगेटिव पॉजिटिव और कार्बन पे निगेटिव, फिर उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर आप देख रहे हैं निगेटिव होगा, फिर उसके बाद कार्बन पे पॉजिटिव और कार्बन पे निगेटिव, और फिर उसके बाद नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। तो सबसे सही आंसर नॉट करेक्ट वाला यही हो सकता है।
जहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पास पास में आ जा रहे हैं, रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों होते हैं? वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस से स्टेबलाइज होते हैं, और पता लगा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव पॉजिटिव पास में है, तो हाईली अनस्टेबल होगा। आप कहोगे यही वैलिड नहीं होगा। फिर उसके बाद आप देख लो 68 में आप कह रहे हो हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट। हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट पे होगा, पाई बॉन्ड के प्रेजेंस पे होगा, और जहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड होगा हाइपर कॉन्जुगेशन वहाँ होगा ही होगा, तो परमानेंट इफेक्ट होगा। और दूसरा एथिल कैटायन है, एथिल कैटायन CH3CH2 प्लस CH3CH2 प्लस ये CH3CH2 प्लस इन्वॉल्व द ओवरलैपिंग ऑफ sp2 1s, एकदम सही है, बॉन्ड विथ एम्प्टी 2p ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन। यहाँ क्या है? sp2 है, और इसकी ओवरलैपिंग कैसे दिखाते थे आप? इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन समझो, ये ऑर्बिटल डायग्राम, ये C, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये H, ये H, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वैकेंट 2p ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल है ये, और ये 1s है, ये हाइड्रोजन है 1s। तो जब ये रोटेट करता है तो यही इसके साथ ओवरलैप कर जाता है, यही हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन का ऑर्बिटल कौन सा होगा? 1s। हाइड्रोजन का ऑर्बिटल कौन सा होगा? 1s। और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल कौन सा होगा? 1s। तो यही 1s इसके p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में ओवरलैप कर जाता है, 2p ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन। sp2, ये sp2 है, sp2 है, और ये 1s है, तो यही वाला ऑर्बिटल इसके sp2 वाले बैक एंड p ऑर्बिटल के साथ क्या कर जाता है? ओवरलैप कर जाता है। तो 68 का बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, मतलब 68 का बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 69 चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 69 चेक कर लो। 69 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, कॉन्जुगेटेड, पहले वाले स्ट्रक्चर में देखो, पहले वाले स्ट्रक्चर में CO बॉन्ड बहुत दूर दूर हैं, तो वहाँ कॉन्जुगेशन हो नहीं सकता। दूसरे वाले स्ट्रक्चर में देखो, CO बॉन्ड रिंग के साथ लगा हुआ है और CO बॉन्ड ओपन चेन के साथ लगा हुआ है, बीच में रिंग है, बहुत दूर दूर है। C वाले ऑप्शन में रेजोनेंस आप देख सकते हो, ये कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन, लगातार इसका भी कॉन्जुगेशन है, इसका भी कॉन्जुगेशन है, मतलब आप कह सकते हो 69 का आप कह सकते हैं C वाला ऑप्शन सही होगा। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर और हैं अभी, ठीक है, चलो। चलो डियर स्टूडेंट, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे गोल्डन टेस्ट सीरीज 10th, ठीक है, 10वां टेस्ट सीरीज है। एक पार्ट में पहले गया था, उस दिन थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बन पाया पूरा, तो ये इसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट चला जाएगा, तो कोशिश करेंगे थर्ड पार्ट में आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। फिर इसके बाद जो टेस्ट सीरीज 11th हुआ है, गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 11th, उसको भी हम सॉल्व करा देंगे। तो धीरे धीरे आपको क्वेश्चन के आंसर मिलते जाएंगे। टेस्ट सीरीज आप देते रहिए, आपका इम्प्रूवमेंट होगा उससे, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, और अब आपका एरर नहीं आना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए आपके कैलकुलेशन में, आपके फास्ट कैलकुलेशन में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन गोल्डन एंड प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 10। थैंक यू।